हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्लास 10th का जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, लेसन नंबर 6 है एस चांद के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 5 लेसन्स हम कर चुके हैं। फर्स्ट 2 लेसन्स जो थे हमारे आए थे फर्स्ट टर्म में, और लास्ट के 4 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे सेकेंड टर्म के हैं। तो सेकेंड टर्म का और इस क्लास का लास्ट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब तो हमें पता ही है कि नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज का है जो भी हमारी डेली नीड्स के लिए हम जो है जिन थिंग्स के ऊपर, अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर जो है वो अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए हम जिस पर पूरे के पूरे डिपेंडेंट होते हैं वो हमारे पास रिसोर्सेज हो जाते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोई भी एनवायरनमेंट में चीज़ जो भी है, जो हमें नेचर से मिल रही है, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में रहने वाली जो भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो वाइल्ड लाइफ हो जाता है। वाटर हो जाता है, कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बाद हमारे पास आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअल में है क्या? तो ऐसा सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम हम बोल सकते हैं कि ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं, मतलब कि उसकी वेस्टेज बचाएं और साथ के साथ उसका जो यूज़ है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से हम अपनी यानी कि यूज़ करें उसका इफ़ेक्टिव तरीके से। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट आपको पता चल गया ना क्या है, कि ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज की वेस्टेज को ख़त्म करें, वेस्टेज को अवॉइड करें, वेस्टेज को रोकें, और साथ के साथ वेस्टेज तो रुक गई, साथ के साथ हम मोस्ट इफेक्टिव वे में कि किस तरह से हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि इसकी वेस्टेज भी ख़त्म हो जाए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल भी हों। तो उसको हम मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए एक तरह के टूल हैं। ठीक है, तो जब हम इनका मैनेजमेंट करते हैं, इसको सोच समझकर हम जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो डेवलपमेंट जो होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम ह्यूमन की नीड्स को पाएं, ह्यूमन की नीड्स को भी पूरा करें, साथ के साथ इन रिसोर्सेज को, इन नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें, प्रिजर्व करें, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है एनवायरनमेंट को हर तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ के साथ सोचना होगा कि इसकी वेस्टेज ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई डू वी नीड टू मैनेज आर रिसोर्सेज, कि हमें अपने इन रिसोर्सेज को मैनेज करने की, कंट्रोल करने का, इसका जो यूज़ है उसको कंट्रोल करने का की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो हमारे पास कई तरह के हम चीज़ें इनकी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। फूड है, क्लोथ्स है, फर्नीचर, फ्यूल, व्हीकल, वाटर। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे पास रिसोर्सेज हैं। इसमें से कुछ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कुछ जो है वो मैन मेड है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें जो है वो मैनेज क्यों करना पड़ेगा, उसके यूज़ को कंट्रोल क्यों करना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट रीज़न तो यही है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है हमारे पास। हमारी अर्थ पर जो उनकी क्वांटिटी है वो हमारे पास लिमिटेड है। तो डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन, चाहे वो इंडिया की पॉपुलेशन है, चाहे वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो जो है ह्यूमन पॉपुलेशन डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इंक्रीज़ होने से क्या है कि हमारी रिसोर्सेज का भी यूज़ जो है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा ही हम जो है इन रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो जिसमें वेस्टेज भी ज़रूरी हो जाती है, कि वेस्टेज भी हो ही जाती है। तो इसलिए कि अब नेचुरल रिसोर्सेज का क्योंकि उनका स्टोर तो लिमिटेड है। मान लो कि जो है इसका कोल लेते हैं कि कोल की परसेंटेज, इनकी कोल की जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो 100 है, लेकिन अब क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है 110 मान ली हमने। ठीक है, तो अब 10 लोगों को तो कोल नहीं मिलेगा,
तो ऐसा हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा जुडिशली कि अब ये तो नहीं है कि 110 ही पॉपुलेशन रहेगी, वो डे बाय डे धीरे 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 इंक्रीज भी होती जाएगी। लेकिन क्या है, ये रिसोर्सेज जो हैं ये तो 100 के 100 ही रहेंगे, और जैसे जैसे हम इनको यूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा, वो उसकी परसेंटेज जो है वो और कम होती जाएगी। तो हमें इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए पड़ेंगे कि हम जिससे जुडिशियली सोच समझकर अपनी नीड्स को भी पूरा करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए इनको बचा के भी रखें। तो ये फर्स्ट रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न क्या है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मतलब कि ये बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ये नहीं है कि ये 2-4-5 महीने में या 2-4 सालों में 50 सालों में ये बन के तैयार होते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं 100 and crores ईयर्स वो जो है उनको पूरा इनके बनने में लगते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लेकिन हमारी जो यानी कि हमारे पास जो यूजेस हैं वो तो हमें डेली नीड के करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो हम इतना लंबा तो यानी कि इनका वेट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो है इनकी मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये प्रॉपर जो है वो हमारे पास इसका इनकी हर पर्सन सारे के सारे लोग जो हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ जो है वो प्रॉपर कर सकें। तो इसलिए भी हमें ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इस तरह से हो कि सभी को जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं अपने डेवलपमेंट के लिए सभी को इसका बेनिफिट मिले। उसके बाद क्या है कि प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो हमें डैमेज जो एनवायरनमेंट को हो रहा है इनके यूज़ से या इनके ख़त्म होने से जो हमारा मैनेजमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो हम जब हमको मैनेजमेंट को हम इसके मैनेजमेंट करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ को जब हम मैनेजमेंट करेंगे तो हम इस डैमेज को भी रोक सकते हैं। जैसे हमें पता है कि फॉरेस्ट के ट्रीज जो है वो हम काटे जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होता जा रहा है, एनवायरनमेंट में प्लांट्स की जो परसेंटेज है वो कम होती जा रही है। तो अब हमें पता है कि अगर हमें प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं, बिल्कुल है हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड, तो अगर हमें पेड़ काटने हैं तो हमें पेड़ लगाने भी पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट हमें ये भी बताता है कि हम अगर कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए भी क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले तो फॉरेस्ट है कि फॉरेस्ट होता क्या है कि एक बहुत ही बड़ा लैंड जो है, बहुत ही बड़ा एरिया जो है वो ट्रीज और प्लांट्स के साथ कवर अप होता है नेचुरली, हम अपने आप नहीं लगाते हैं, नेचुरली जो कवर अप होता है उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। उसमें जितने भी एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट के अंदर जितने भी एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे वाइल्ड लाइफ आ जाते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हम प्लांट्स को हम फ्लोरा बोल देते हैं, ठीक है, और एनिमल्स को हम जो है फोना बोल देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये फ्लोरा और फोना इस पर्टिकुलर एरिया के हैं। ठीक है, तो प्लांट्स को हम फ्लोरा और एनिमल्स को हम फोना बोलते हैं। तो इनकी जो इनकी प्रेजेंस है वो पूरे जंगल में फैले हुए होंगे। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पर जो है हम जंगल में जाकर, फॉरेस्ट में जाकर हम जो है तरह तरह के प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो इसी को हम जो क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, और वहाँ पर कई तरह के हम इस नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी मिलेंगे, कई तरह की स्पीशीज़ मिलेंगे, चाहे वो प्लांट्स की स्पीशीज़ मिले, चाहे वो एनिमल्स की स्पीशीज़ मिले। तो हम इस ऐसे एरिया को क्या बोल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल देते हैं फॉरेस्ट को, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के प्लांट्स, कई तरह के एनिमल्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जब हम मैनेजमेंट करते हैं ना फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट को बरकरार रखें, इसको ख़राब ना होने दें, क्योंकि अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो गए तो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को भी खतरा होगा। ठीक है, तभी तो जैसे अब धीरे धीरे अब जैसे अब टाइगर को हम जो है बचा रहे हैं, ऑपरेशन वो चल रहा है ना टाइगर प्रोजेक्ट का, कि अब हमने टाइगर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ करना है। तो इसी कारण जो है वो हमें कंजर्व करना पड़ेगा अपनी बायोडाइवर्सिटी को, जब हम अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि जब कुछ पर्सन्स, इसी कारण जो है वो कुछ पर्सन्स को हमने, ठीक है, ये ड्यूटी दी है कि इन फॉरेस्ट पर, इन वाइल्ड लाइफ पर जो है वो कितने लोग जो हैं वो इनकी इसका लॉस अगर होता है, अगर ये ख़त्म होते हैं, डैमेज होते हैं, तो आगे जाके
इन पर डिपेंडेंट लोगों का क्या क्या नुकसान हो सकता है, कौन कौन इनके ऊपर डिपेंड्स हैं। तो सबसे पहले वर्ड हमारे पास आता है स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर क्या है कि ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, कोई कंसर्न भी हो सकता है, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में, या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमें कंसर्न है, तो वो सभी के सभी जो है स्टेक होल्डर्स बोल देते हैं। तो जब हम फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में आते हैं तो स्टेक होल्डर्स हमारे पास 4 तरह के आते हैं। फर्स्ट आता है पीपल, मतलब कि उस एरिया में, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग जैसे हैं, या उस एरिया के आसपास, उस फॉरेस्ट के आसपास कोई भी गांव बसा है, मतलब कि उस जंगल के ऊपर डिपेंड है, उस फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, तो हम उन लोगों को हम जो है वो पीपल जो है वो स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। दूसरा आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, जो कि वो पूरा का पूरा लैंड जो है वो उनके अंडर होता है, कि वहाँ की जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारी के सारे उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होती है। उसका थर्ड नंबर पर आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, अब इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, उनको फैक्ट्रीज चलाने के लिए वुड जो है, पेपर, फर्नीचर, ठीक है, इनकी तेंदू लीव्स जो है जैसे बीड़ी वगैरह बनाने के लिए, वो उनको कहाँ से मिलेगा, वो सारा का सारा फॉरेस्ट से मिलेगा। तो ये भी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है वो एक तरह के स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो हम देख रहे हैं ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कंसर्न दिखा रहा है, ठीक है, तो ये स्टेक होल्डर हो गया। अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए और पीपल हो गए, वो जो है उस एरिया को कवर अप करते हैं, उस एरिया के अंडर आते हैं, उस पर डिपेंडेंट हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स आ गए। फोर्थ नंबर पर आ जाता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। अब जो है, जैसे आपने चिपको आंदोलन सुना होगा ना, कि कैसे पेड़ वगैरह उन्होंने अपने काटने से बचाए थे, ठीक है, तो अब जो एक्टिविस्ट क्या होते हैं कि उस एरिया में जो एक तरह के हम बोलते हैं ना, सोशल वर्कर्स हम एक तरह से बोलते हैं, तो जब फॉरेस्ट की बात होती है तो वहाँ के जो एक्टिविस्ट आ जाते हैं तो वो जो है स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो फॉरेस्ट में 4 तरह के स्टेक होल्डर्स हो गए, एक हो गया पीपल, दूसरा हो गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, थर्ड हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट, और फोर्थ हो गया हमारे पास द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। तो अब इनका डिस्क्रिप्शन देखो कि सबसे पहले लोगों के द पीपल आते हैं। द पीपल कौन से हैं? जो भी उसके आसपास के विलेज के अराउंड लोग रह रहे हैं फॉरेस्ट में, वो क्या कर रहे हैं, फायरवुड के लिए, ठीक है, जंगल में लकड़ी वगैरह काटते हैं, वो पेड़ नहीं काटेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, छोटे मोटे ब्रांचेस काटेंगे अपनी डे टू डे लाइफ को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे अब बैम्बू के लिए अपने घर जो है वो बैम्बू वगैरह स्टिक्स से बनाएंगे, या फिर बास्केट्स वगैरह बनाते हैं, टोकरियाँ वगैरह, जैसे ये लोग हैं देखो अपनी छोटी छोटी सी झाड़ियाँ सी तोड़ तोड़ के लेकर जा रहे हैं ना, ये अपनी इनकी फ्यूल के लिए, ठीक है। और फिर फ्रूट्स वगैरह के लिए वो जो है वहाँ पर डिपेंड होते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह वो जो है उनको फॉरेस्ट से मिलती हैं, ठीक है। अपने जो भी कैटल हैं, मतलब गाय भैंस वगैरह है, उनका फोडर मतलब घास वगैरह उनको जो है ग्रेज करने के लिए वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो जितने भी लोग फॉरेस्ट में आसपास रह रहे हैं या फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, वो जो है किसी ना किसी तरह से डैमेज जो है एनवायरनमेंट को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब छोटा मोटा वो लेके जा रहे हैं। अब पूरा ट्री नहीं काटेंगे, वो क्या करेंगे, सिर्फ आसपास की ब्रांचेस काटेंगे, ठीक है। तो वो जो है वो ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे कि जिससे डेवलप जो इनकी सस्टेनेबल मैनर में जो है वो उनका जंगल पर डिपेंडेंट भी रहेंगे और साथ के साथ जंगल को ख़राब भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लोकल लोग जो हैं इनका जो डैमेज जो है वो काउंट नहीं होता है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इनका जो है बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। अब जो है जैसे अब चोरी छिपे लोग लकड़ी काटते हैं जंगलों में, तो ये सारा ध्यान रखते हैं कि अब बिल्डिंग्स बनाने के लिए, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लोग जो है वो वेजिटेशन, बड़े बड़े पेड़ों को काट कर लेकर जाते हैं, जिससे क्या हो रहा है, वेजिटेशन क्लियर हो रही है, और एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है हमारी लैंड का वो डे बाई डे ख़राब होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, और हमारे पेड़ों का नंबर जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एग्जाम्पल दिया है, तो वहाँ पर जो है इन्होंने इनकी पूरा का पूरा एरिया जो है वो अपने कवर अपने लिया, और इन्होंने वहाँ पर देखा कि क्या क्या वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हिमालयन नेशनल पार्क में जो है वो फ्लोरा एंड फोना को नुकसान पहुँचा रही हैं। और वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि लोगों ने जो है
शीप वगैरह जो है वो उन्होंने घास बहुत ज़्यादा खा लिया, जिससे क्या हुआ कि घास की परसेंटेज वहाँ पर कम हो गई, और क्या हुआ कि जैसे अब कुछ हर्ब्स वगैरह भी शीप वगैरह ने खा ली, ठीक है। तो अब वहाँ पर शीप को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो आकर ग्रेज कर सके। उसके बाद क्या है, लकड़ी तो वैसे ही वहाँ पर काटनी मना है बिल्डिंग्स वगैरह के लिए, और जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, बिल्डिंग रोड्स वगैरह बनाने हैं, डैम्स की कंस्ट्रक्शंस जो है, ये भी क्या कर रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं। क्योंकि सड़कें बनाएंगे, डैम बनाएंगे, तो जंगल तो ऑफकोर्स कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो अब लोग जो हैं, टूरिस्ट लोग जो हैं, अब जैसे अब छतपीड़ वगैरह चंडीगढ़ के पास जो है छतपीड़, तो वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर जो है रोड्स बना के लोग गाड़ियों में जाते हैं जंगल के बीच में देखने के लिए एनिमल्स को, ठीक है। तो उससे क्या है, रेस्ट हाउस भी वहाँ पर ऐसे खुले होते हैं, तो अपना खाते हैं पीते हैं, रैपर्स वगैरह फेंक जाते हैं, तो वो भी जो है टूरिस्ट फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो तो टोटली डिपेंड है ना इसके ऊपर, अपनी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए हर तरह से वो जो है अपने रॉ मटेरियल के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए जितना भी कच्चा माल है वो उसी पर, जंगलों पर ही डिपेंड है। तो इससे भी जो है वो हमारे जो है वो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए ये लोग जो हैं, जैसे टिम्बर इंडस्ट्री है, पेपर जहाँ पर बनता है, ठीक है, पेपर मिल्स वगैरह, लाख इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स के जितने इक्विपमेंट्स बनते हैं वो सारे के सारे जो हैं इन्हीं फैक्ट्रीज, इन्हीं जंगलों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अब काट तो देते हैं वो, लेकिन क्या करते हैं, आगे कोई सोचता नहीं है कि हम जंगल को बनाएंगे भी, आगे जंगल को उगाएंगे भी। तो अब ये डिस्ट्रक्शन जो है, इससे फॉरेस्ट जो है, इसमें फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स जो है वो तो हमारे पास लॉस होंगे ही होंगे, साथ के साथ क्या है, सॉइल इरोजन भी साथ के साथ होगा, ठीक है। अब सॉइल की क्वालिटी में भी डिफरेंस आएगा, सॉइल की क्वालिटी भी कम होगी, और साथ के साथ क्या होगा कि सोर्सेज जो हैं वाटर के, अब जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और वाटर सोर्सेज जो हैं वो सारा का सारा इस जंगल पर ही तो डिपेंड है कि जितना ज़्यादा बारिश भी तो ज़्यादा होगी ना जितने ज़्यादा जंगल होंगे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे वाटर रिसोर्सेज को भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो इसी के कि सब कुछ ये सारे इफ़ेक्ट्स को देखने के बाद एक मेजर प्रोग्राम जिसको हम सिल्वीकल्चर बोलते हैं, तो उसको जो है वो चलाया गया है सिल्वीकल्चर को। तो सिल्वीकल्चर क्या है, रिप्लेनिश द फॉरेस्ट ऑफ बाय ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, के रिप्लेनिश का मतलब कि फॉरेस्ट को फिर से उगाना, उसमें नए प्लांट्स, नए ट्रीज लगाना। तो इसमें जो है जितने भी फॉरेस्ट डिप्लेक्ट हो गए हैं, डिप्लेक्ट मीन्स के ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के अंडर जो है वो सारे के सारे पेड़ों को नया उगाने, मतलब कि एक नया फॉरेस्ट बनाने के लिए हमारी ड्यूटी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें एडवांटेजेस क्या हुए, इससे क्या होगा, रॉ मटेरियल, जितने ज़्यादा हम जंगल उगाएंगे रॉ मटेरियल हमें इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा मिलेगा, साथ के साथ हमारे अर्थ के जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट का एरिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। जब फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, वाइल्ड लाइफ भी बचेगी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है इससे। और क्या है, वाटर साइकिल भी जो है वो हमारा इंक्रीज़ होगा, लेवल जो है वाटर का बढ़ेगा, सॉइल इरोजन भी ख़त्म होगा, और क्या है, फ्लड्स भी रुकेंगे। तो इन्हीं सब के कारण जो है कई सारे एक्टिविस्ट मैंने बताया था ना कि जो सोशल वर्कर्स होते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो जो है फॉरेस्ट पर बिल्कुल डिपेंड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो फॉरेस्ट के डैमेज को रोकने के लिए उन्होंने कई सारे आंदोलन, एक तरह से हम बोल सकते हैं, वो चलाए हैं, जिससे वो जो है डे बाय डे, इस बार आपने देखा भी होगा कि एक आदिवासी लेडी थी, उनको भारत रत्न का भी जो है वो मिला है। देखना, जो भी भारत रत्न अवार्ड्स मिले थे ना, तो उसमें जो है एक बहुत ही ओल्ड लेडी थी, उनको जो है भारत रत्न मिला, क्योंकि उन्होंने अपने एरिया में जो है वो बहुत काम किया अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है। तो अब कौन कौन से प्रोग्राम्स जो थे, कौन कौन से आंदोलन हम बोल सकते हैं, प्रोग्राम भी नहीं, हम आंदोलन बोल सकते हैं, कि चलाए थे पेड़ों को बचाने के लिए, तो वो उसका हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रीड करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।